हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है एसिटिक अम्ल, या तो आप एसिटिक अम्ल कहिए या एथनोइक अम्ल कहिए, या इसी का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि इसकी बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है, इसकी बनाने की औद्योगिक निर्माण की विधि क्या होती है, ठीक है, इसका भौतिक गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, मतलब संपूर्ण हम पूरा अध्ययन इस पर करने वाले हैं। ये आपके टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट इसको हल्के में ले रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हल्के में नहीं लेना है। जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़िए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, एक एक को समझते चलिए, उसके बाद नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। आसान शब्दों का हम प्रयोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहीं पे हमने सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और केवल हम इंपॉर्टेंट ही तो करा रहे हैं ना, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल या ये फॉर्मूला है। अब आता है सबसे पहले कि प्रयोगशाला विधि। अब हम समझ लेते हैं प्रयोगशाला में कैसे हम बनाएंगे। तो प्रयोगशालाओं में आपको फिगर कुछ नहीं बनाना है, इसमें फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। प्रयोगशालाओं में देखिए जो हमने ऊपर लिखा है ना, ये ऊपर आपको लिखना अनिवार्य है। उसके बाद रिएक्शन हम जो बताएंगे वो आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला में ये क्या है, C2H5OH, ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, ठीक है। क्योंकि 2 कार्बन है ना, तो एथिल एल्कोहल है, तो एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 की उपस्थिति में हम कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ये इसमें बताया गया। तो चलिए प्रयोगशाला में कैसे हम देख लेते हैं। तो ये रिएक्शन आपको लिखना होगा। कहा जा रहा है कि एथिल एल्कोहल को लेना है, तो एथिल एल्कोहल को हम लिख देते हैं CH3CH2OH। बताइए ये एथिल एल्कोहल है कि नहीं? बिल्कुल है। आप कह रहे होंगे कि सर ये वाला है, फिर से ये वाला आप ऐसे क्यों लिख दिए? तो भैया वही बात हमने लिखा है। देखिए कार्बन 2 है तो यहाँ पे भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 5 हाइड्रोजन भी है, और OH है तो OH है। वही तो बात लिखा गया। या तो आप ये लिखिए या तो आप ये लिखिए, बट ये इजी लगेगा आपको जब हम रिएक्शन आपको बताएंगे, इसलिए हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एथिल एल्कोहल है। अब एथिल एल्कोहल का हम क्या करते हैं, हम इसका K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण करते हैं। देखिए जब इनकी उपस्थिति में हम क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे, तो ये दोनों आपस में क्रिया कराएंगे ना, तो नवजात ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? नवजात ऑक्सीजन। तो नवजात ऑक्सीजन यहाँ पे प्राप्त होता है। अब क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ध्यान से समझेंगे, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, और एक O। तो देखिए H2 हो गया और O हो गया, तो ये -H2O हम लिख दे रहे हैं नीचे कि ये साइड प्रोडक्ट है, निकल गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, अब थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। CH3 बचा तो CH3 हमने लिख दिया, फिर से यहाँ पे C बचा तो हम C लिख दे रहे हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है तो एक हाइड्रोजन बचा है तो वो हमने लिख दिया। यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन बचा हुआ है तो ऑक्सीजन हमने लिख दिया। तो ये हमें मिल गया CH3CHO। अब ये क्या है, एसिटल डिहाइड है, जिसके क्या होता है, अंत में CHO आता है, वो एल्डिहाइड होता है, तो ये है एसिटल डिहाइड, ठीक है। अब इसका नाम भी आप लिखते हुए चलेंगे। फिर से आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका फिर से हम क्या करते हैं, इसके ही उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्रिया कराएंगे, मतलब K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं। तो फिर से यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन आएगा, और ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड होगा तो CH3 ये है और C लिख दे रहे हैं, और ये ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और एक ये ऐड हो गया, और फिर से H है तो H हमने लिख दिया। तो बताइए यही तो है एसिटिक अम्ल जो आपका बन गया। समझ पा रहे हैं ना? यही है रिएक्शन, यही आपको लिखना है। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है, छोटी छोटी बातों को हमने एक एक करके बताया है। तो इतना आसान बता रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि समझ में आ रहा होगा ना, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा।
जैसे कि मैं कमेंट पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि रोजाना 200, 300, 100 ऐसे पर डे पर वीडियो पे व्यूज़ भी आता है, लड़के देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, परंतु कमेंट देखते हैं मैं तो 10-15, हद से हद 15 आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो मैं सोचता हूँ क्या 15 स्टूडेंट ही सीरियस हैं? तो इसलिए मैं कहता हूं कि कमेंट करते हैं ना, तो कमेंट जो करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ स्टूडेंट सीरियस हैं, इतने स्टूडेंट सीरियस हैं, इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो मेहनत करने में भी हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं पहले लिख दे रहा हूं, एथिल एल्कोहल है, मैं लिख दूं एथिल एल्कोहल। ठीक है जी, ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। ठीक है जी, ये क्या है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, जो सिरका में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। देखिए प्रयोगशाला विधि अगर कहे तो आपको सिंपल से यहां से यहां तक लिखने के बाद ये रिएक्शन आपको नीचे लिख देना है। अब या तो प्रयोगशाला विधि एग्जाम में कहता है या आपसे औद्योगिक विधि पूछ लिएगा और उसके साथ साथ गुण और उपयोग पूछेगा। तो देखिए ये तो हो गया प्रयोगशाला विधि भी हमने बता दिया। अब आते हैं कि औद्योगिक निर्माण की विधि। तो औद्योगिक निर्माण की तो बहुत सारी विधियां होती हैं, परंतु हम जो इजी है वो हम आपके लिए बताएंगे। ठीक है, जो है एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन से। अब एसिटिलीन से हम कैसे एसिटिक अम्ल प्राप्त करेंगे इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा गया है कि जब एसिटिलीन, मतलब एसिटिलीन का सूत्र होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन को H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं, तो एसिटल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। अब फिर से एसिटल्डिहाइड का भी हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? मतलब एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में? याद रखेंगे, मैग्नीशियम एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये है रिएक्शन को ही पूरा ऊपर लिखा जाता है, तो लिख देते हैं ना, तो इससे बेटर लगता है, टीचर भी समझते हैं कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है। समझ पा रहे हैं? अब 5 नंबर में है तो जितना लिखेंगे उतना ही अच्छा लगेगा और फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये आप ऊपर लिख लीजिएगा। चलिए हम रिएक्शन आपको बता दे रहे हैं और रिएक्शन से आप याद रखिएगा। मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ही मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया? कहा जा रहा है एसिटिलीन, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो एसिटिलीन को हमने ले लिया। एसिटिलीन का हम क्या कराते हैं? हम इसकी उपस्थिति में हम क्या कराते हैं? क्रिया, मतलब H2SO4 प्लस AgSO4 की उपस्थिति कराते हैं। परंतु किसके साथ कराना है? जल अपघटन कराना है, जल अपघटन कराना है। तो जल अपघटन लिख देंगे तो यहाँ पे बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, नहीं तो इस तरीके से मैं समझाऊंगा तो आप कहेंगे यहाँ पे जल अपघटन कहाँ से आ गया। ठीक है, देखिए ये क्या है? एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन का हमें जल अपघटन कराना है। तो जल अपघटन कराना है तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ H2O, नहीं तो मैं बाहर से ऐसे ही आपको बताता तो आपको समझ में नहीं आता। तो ये H2O हमने लिख दिया। अब क्या कराते हैं? अब इनकी उपस्थिति में हमें कराना है, तो ये भी हमें ऊपर लिखेंगे H2SO4 प्लस AgSO4, इसकी उपस्थिति में हम कराते हैं। तो जब हम ऐसा कराते हैं ना तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। यहाँ से जो H2 है जल अपघटन होगा, तो देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये 2 जो बंध हैं, 2 बंध टूट जाते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 बंध क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और जब 2 बंध यहाँ से टूटते हैं तो इधर वाले में H2 जुड़ जाता है, मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़ जाता है और इधर जो ऑक्सीजन है ये इधर जुड़ जाता है। समझ पा रहे हैं? तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन हो गए। तो कार्बन 1 और 3 हाइड्रोजन, तो कार्बन 1 हो गया, यहाँ पे कार्बन 1 है और 1 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन, तो ये CH3 बना देंगे। समझ पा रहे हैं? और उसके बाद CHO, तो ये CHO बन गया।
ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि एसिटिलीन का जब हम जल अपघटन कराते हैं इनकी उपस्थिति में तो हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब एसिटल्डिहाइड का भी हम क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड का भी हम ऑक्सीकरण करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। तो मैं ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो O2 में लिख दे रहा हूं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं, परंतु किसकी उपस्थिति में, तो यहां पे कहा गया है मैग्नीशियम एसीटेट उत्प्रेरक के उपस्थिति में। तो मैग्नीज, ये आप सूत्र लिख लीजिएगा, मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूं, CH3COO2Mn। ठीक है, तो ये मैग्नीज का सूत्र है, इतना बड़ा कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण हम कर रहे हैं मैग्नीज एसीटेट की उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो जब हम ऐसा करते हैं ना तो ये उत्प्रेरक केवल लिखना जरूरी है। आप सोचे होंगे क्या रिएक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से जो ऑक्सीजन है ना, केवल ये ऑक्सीजन आएगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा, इसमें ऐड हो जाएगा CHO में, तो क्या बन जाएगा CH3, तो यहाँ पे है ही C, जो O एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ पे है, तो 2 O हो गए हैं, यहाँ पे H है तो H हमने लिख दिया। तो अब ये बताइए, यही तो है एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला। तो एसिटिक अम्ल आपका प्राप्त हो गया, समझ पा रहे हैं ना, CO और यहाँ से एक O और फिर से H, तो वही बना है COOH। ठीक है, तो यही हो गया। तो ये क्या है, एसिटिलीन है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, ये एसिटल्डिहाइड है। ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। ठीक है, तो ये हमने जल्दी जल्दी लिख दिया। ठीक है, तो आपको निश्चिंत रहना है, समझ में तो आ ही रहा होगा। राइटिंग पे उतना मेरा मतलब राइटिंग पे उतना मतलब बेटर नहीं है शायद आपके जैसे, बट आप क्या कीजिएगा, अच्छे राइटिंग में बना कर लिखिएगा। ठीक है, निश्चिंत होकर लिखना है। तो ये हो गया प्रयोगशाला विधि, ये हो गया औद्योगिक निर्माण की विधि। इतना लिखने के बाद अब आपका इसी में ऐड करता है कि इसका गुण और उपयोग लिखिए। तो अब आते हैं हम गुण पे। तो देखिए गुण में सबसे पहले हम उपयोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है कि कार्बनिक विलायकों के रूप में। अब कार्बनिक विलायकों के रूप में मतलब कि जो एसिटिक अम्ल है उसका उपयोग किया जाता है कार्बनिक विलायकों के रूप में। ठीक है, उसके बाद रबड़ बनाने में और अस्कंदन में, मतलब रबड़ और अस्कंदन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। रबड़ में भी किया जाता है, अस्कंदन मतलब क्या होता है, अवक्षेप करने में। ठीक है, तो अस्कंदन आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, जैसे दूध का फटना होता है तो वो अस्कंदन ही होता है वहां पे। ठीक है, अगला आता है रंग और कागज उद्योग में, मतलब रंग बनाने में और कागज के उद्योग में भी, निर्माण में भी किया जाता है। उसके बाद धातु एसीटेट के निर्माण में भी किसका, एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में। ये तो रामबाण इलाज है। ठीक है, अगर किसी का भी आपको उपयोग नहीं पता है तो उसके उपयोग में आप ये लिख सकते हैं प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में। ये सभी के लिए लागू हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया उपयोग। अब हम समझ लेते हैं इसका गुण। तो देखिए यहाँ पे हम भौतिक गुण लिखे हुए हैं। देखिए भौतिक गुण यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह रंगहीन, खट्टा तथा तीक्ष्ण गंध वाला होता है। मतलब जो एसिटिक अम्ल होता है वो रंगहीन होता है, फिर से खट्टा होता है, और क्या होता है, तीक्ष्ण गंध वाला वो क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। समझ में आ रहा होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और जल व कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। मतलब यदि हम जल में घोलेंगे एसिटिक अम्ल को या कार्बनिक विलायकों में घुलेंगे तो वो घुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं यह एक अच्छा कार्बनिक विलायक है। जब अच्छा कार्बनिक विलायक है तभी तो घुल रहा है इतना इसमें, तो ये सिंपल सा है। उसके बाद यह जल से भारी होता है, मतलब जल से भी क्या होता है, मोटा होता है, भारी होता है। तो ये हो गया आपका जो है एसिटिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल भी आप कह सकते हैं। इसकी बनाने की विधि, औद्योगिक प्रयोगशाला विधि भी समझ गए, गुण और उपयोग भी समझ गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तब जाकर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे भी खास ये बात है कि आप अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि सर आप रासायनिक गुण नहीं बता रहे हैं। ठीक है, भौतिक गुण तो बता दिए, रासायनिक गुण नहीं बता रहे हैं। तो देखिए ये है कि रासायनिक गुण आप चाहें तो बुक से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं नहीं करा रहा हूँ इसलिए कि यदि 5 नंबर का है ना, यदि आप इतना लिख देते हैं तो 5 नंबर आपका मिल ही जाएगा।
और मुझसे जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, वो हाई फाई वाले नहीं है, ठीक है, वो लिमिट चाहते हैं, इतना चाहते हैं क्योंकि समय कम है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, मैं वो भी पढ़ा देता, ठीक है, समय बहुत ही कम है आपके पास। मैं चाहता हूं कि सभी आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अगर आए तो कोई क्वेश्चन छूटे ना, इतना लिख दे कि आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब बनाने की औद्योगिक निर्माण की विधि तो इतना है, एक आपको लिख देंगे तो बहुत है भैया, तो मैं इतना क्यों बताऊं। तो वैसे ही रासायनिक गुण अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, यदि समय नहीं है तो कम से कम इतना तो तैयार कर ही लीजिए। और रासायनिक गुण अगर चाहें तो एक आप तैयार कर सकते हैं, एक दो लिख देंगे तो वो भी चल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए समय कम है, इसलिए मैं वो टॉपिक नहीं करा रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कहिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं उसको करा दूं, ठीक है। बट मुझे लगता है कि इतना आप लिखेंगे पर्याप्त है आपके लिए। तो ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके इस चैनल के बारे में बताइए, उनसे ज़रूर कहिए कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।